अब हम अगले टॉपिक के बारे में, चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। अब आते हैं हम लोग साउंड के बारे में। अगला चैप्टर है साउंड। हम लोगों ने देखा था वेव। वेव में हमने ये देखा था कि दो तरीके की वेव होती थी। एक होती थी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एक होती थी आपके पास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती थी, और दूसरी होती थी आपके पास मैकेनिकल वेव। इनको हम लोग बोलते थे विद्युत चुंबकीय तरंगें। ये होती थी हमारे पास यांत्रिक तरंगें। आपने ये देख लिया कि यांत्रिक और विद्युत चुंबकीय तरंगें। हमने फिर से इनके हमने अलग अलग तरीके बताए थे। ये दो तरीके होती हैं, एक होती है ट्रांसवर्स और दूसरी होती है लॉन्गिट्यूडनल। दूसरी होती थी लॉन्गिट्यूडनल। ट्रांसवर्स वेव जो होती हैं वो इस तरीके से कुछ चलती हैं, और इनको हम लोग अनुप्रस्थ तरंगें भी बोलते हैं। और ये तरंगें बिल्कुल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चलती हैं, इनको हम लोग अनुदैर्ध्य तरंगें भी बोलते हैं। ये अनुदैर्ध्य तरंगें होगी। विद्युत चुंबकीय तरंगें केवल और केवल ट्रांसवर्स ही होती हैं, ये हम लोग बात कर चुके हैं। ये केवल ट्रांसवर्स होती हैं। इसका एग्जाम्पल हम लोगों ने लाइट देखा था, विद्युत चुंबकीय तरंगों का लाइट इसका एग्जाम्पल है। लाइट के बारे में ये चीज फेमस है कि लाइट जो है पार्टिकल के तरीके से भी चलता है। लाइट जो है वो दो तरीके से चलता है, पार्टिकल के तरीके से भी चलता है यानी कण के तरीके से भी चलता है, और ये वेव की तरीके से भी चलता है। वेव की तरीके से मतलब इस तरीके से चलता है, और पार्टिकल कैसे चलता है, स्ट्रेट लाइन में चलता है। तो लाइट के बारे में अगर कहीं पे भी ऑप्शन आता है तो आप दोनों टिक करेंगे, यानी कि पार्टिकल प्लस वेव, ये दोनों तरीके से ये बिहेव करता है लाइट रे। तो ये पॉइंट आपका क्लियर होता है। फिर हम, चूंकि हमने ये वाला चैप्टर पढ़ लिया था, लाइट हमने इसमें पढ़ ली थी। अब हम आते हैं मैकेनिकल वेव्स में। मैकेनिकल वेव्स, आज हम मैकेनिकल वेव्स में पढ़ेंगे साउंड के बारे में। अब थोड़ा सा हम देखते हैं साउंड यानी कि ध्वनि। तो ध्वनि के बारे में हम लोग देखते हैं कि ध्वनि इनमें से मैकेनिकल तो है। मैकेनिकल क्यों है, क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, और मीडियम की अगर आवश्यकता होती तो मीडियम देख लेते हैं कितने तरीके के होते हैं। मीडियम आपके पास में हमने ये बनाया, मीडियम का एक वैक्यूम होता है। उसके अलावा अगर हम देखें तो थोड़ी सी एयर के पार्टिकल्स आ गए, उसके बाद ये लिक्विड हो गया, इसके बाद ये सॉलिड हो गया। और सॉलिड भी दो तरीके का होता है, एक होता है आपका ट्रांसपेरेंट, दूसरा होता है मेटेलिक। बेसिकली साउंड के लिए मेटेलिक और नॉन मेटेलिक हमने बोला, तो मेटेलिक और नॉन मेटेलिक सॉलिड हमने यहाँ पर ये रख दिया। तो आपने देखा कि साउंड को चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, तो सबसे ज्यादा ये चलेगा सॉलिड में। फिर इसके बाद इसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी लिक्विड में, और कम हो जाएगी एयर में। वैक्यूम में ये नहीं चलती है, तो आपने देखा कि ये वैक्यूम में नहीं चल पाती है साउंड। तो आपने ये देख लिया कि मैकेनिकल तो है, मैकेनिकल को चलने के लिए कोई मीडियम चाहिए, तो मीडियम में ये देख लिया आपने, ये चार्ट में इस तरीके से मैक्सिमम यहाँ पर, फिर थोड़ी कम, फिर एयर में और कम, वैक्यूम में और कम। फिर से देखें कि अगर हम लोग क्या इन दोनों में देखा जाए तो मेटेलिक में और ज्यादा, फिर नॉन मेटेलिक सॉलिड में, फिर लिक्विड में, फिर एयर में, वैक्यूम में नहीं चलती है ये। ऑन साउंड के बारे में देख रहे हैं कि मेटेलिक में सबसे ज्यादा, और नॉन मेटेलिक सॉलिड में थोड़ा सा कम, फिर लिक्विड में और कम, एयर में और कम, वैक्यूम में नहीं चलती है। तो इस तरीके से आप इसको देख लेंगे। तो ये वाला हमने पढ़ लिया था ट्रांसवर्स, क्योंकि साउंड वेव नहीं है। हमने इसके एग्जाम्पल देखे थे कि अगर मान लीजिए रस्सी दीवार में बांध करके आप हिलाते हैं तो ट्रांसवर्स का एग्जाम्पल होता है। हमने तालाब में, शांत तालाब में एक पत्थर फेंका तो वेव के फॉर्म में उसकी तरंगे बाहर दूर तक जाती हैं, तो वो ट्रांसवर्स का एग्जाम्पल होता है। इसके बाद हम लोग लॉन्गिट्यूडनल की बात करते हैं, अनुदैर्ध्य तरंगों की बात करते हैं। उनमें हमने ये बात करी कि जिस डायरेक्शन में वेव जा रही होती है तो एनर्जी भी उसी डायरेक्शन में जाती है। पार्टिकल्स अपनी जगह पर रहते हैं, लेकिन पार्टिकल क्या करते हैं कि एनर्जी को हॉरिजॉन्टली मूव कराते हैं, तो वो होती है लॉन्गिट्यूडनल्स। और ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है कि पार्टिकल वहीं पे रहते हैं, लेकिन पार्टिकल्स का जो मूवमेंट होता है वो एनर्जी के परपेंडिकुलर होता है। एनर्जी इस डायरेक्शन में जा रही है और पार्टिकल्स ऊपर चलेंगे, ऊपर की डायरेक्शन में जाएंगे, जैसे रस्सी ऊपर की तरफ जाएगी या नीचे की तरफ जाएगी। तो पार्टिकल्स का मूवमेंट एनर्जी के डायरेक्शन के जस्ट 90 डिग्री पर होता है। यहाँ पर पार्टिकल्स भी इधर की तरफ मूव कर रहे हैं, परपेंडिकुलर नहीं मूव कर रहे हैं। पार्टिकल्स अपनी जगह पर हिलते डुलते हैं, लेकिन इस तरीके से आगे और पीछे। लेकिन यहाँ पर क्या है, अप एंड डाउन, एनर्जी इधर चलती है, ये 90 डिग्री का हो गया। यहाँ पर पार्टिकल्स इस डायरेक्शन में मूव करेंगे,
इधर आगे तरफ एनर्जी को ट्रांसफर करेंगे तो ये हो गया तुम्हारा लॉन्गिट्यूडनल, एनर्जी भी इसी डायरेक्शन में जाती है। साउंड इसका एग्जांपल है लॉन्गिट्यूडनल का। यहाँ पर हम बात करते हैं साउंड के बारे में। तो साउंड अब आप देखेंगे क्या है, ये मैकेनिकल है, उसके बावजूद ये लॉन्गिट्यूडनल है। ये साउंड का एग्जांपल इसके अंदर आप रख सकते हैं। थोड़ा सा आगे चलते हैं कि आखिर साउंड की क्या स्पीड होती है। एक सवाल अगर आता है तो साउंड कैसी है तो तुम तुरंत बोलोगे मैकेनिकल है, उसके साथ ही साथ लॉन्गिट्यूडनल है। मतलब ये है कि आप यहाँ पर खड़े हुए हैं और अगर आप बोलते हैं किसी कुछ भी आप बोलते हैं तो आपका फ्रेंड सुनेगा तो उसको ये सुनाई देगा, ये सीधी चलती हुई वाइब्रेशन जो होगी वो सीधा चलता हुआ साउंड यहाँ पर आएगा और उसके कान तक ये पहुंच जाएगी। ये इस तरीके से होते हुए नहीं आएगी, क्योंकि अगर इस तरीके से चलती साउंड तो सोचो पहले ऊपर जाते पार्टिकल साउंड के, फिर नीचे आते और यहाँ पर जो लोग खड़े हुए हैं उनको सुनाई ना देता। आप सोचो जरा, जैसे मान लीजिए ये है और इस जगह से ऐसे ऐसे चलती है, तो आप सोचो यहाँ पर जो व्यक्ति खड़ा हुआ है उसको तो कुछ पता ही नहीं चलता, ये साउंड यहाँ से जनरेट होती और यहाँ तक इसको जाना था। तो जो लोग यहाँ पर होते, जो यहाँ पर होते, जो यहाँ होते या यहाँ पर होते, उनको ही केवल साउंड सुनाई देती। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि साउंड हॉरिजॉन्टल चलती है, सीधी आई और सीधे से कान तक पहुंच जाएगी। मतलब जो भी व्यक्ति होंगे इसके सामने उन सबको सुनाई देगी। यानी कि साउंड लॉन्गिट्यूडनल का एग्जाम्पल है, अनुदैर्घ्य तरंग का एग्जाम्पल। तो आपने साउंड के बारे में देख लिया। फिर हम बात करते हैं कि साउंड की स्पीड कितनी होती है, कैसे ये सारी चीजें होती हैं। साउंड की स्पीड, अगर हम वैक्यूम में तो साउंड होती नहीं है। साउंड की एयर में स्पीड होती है 332 या 33 मीटर पर सेकंड, यानी काफी कम। कहीं पे 330 भी लिखा होगा तो भी ठीक है। ये नॉर्मल एयर पे चलती है 333 मीटर पर सेकंड। अगर हमने क्या किया, डेंसिटी थोड़ी सी बढ़ा दी तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। डेंसिटी हमने बढ़ा दी, मान लीजिए ये था एयर में और इसके बाद हमने एयर की जगह पर ले लिया कोई भी लिक्विड। तो एयर और लिक्विड, और ये हमने कहा कि ये एयर है, कोई लिक्विड ले लिया, वाटर ले लिया, फिर इसके बाद हमने सॉलिड ले लिया। तो इनमें अगर स्पीड जो है जो भी होगी, तो यहाँ पर 1 टाइम्स है अगर, तो यहाँ पर लगभग 5 टाइम्स हो जाएगी या 4 टाइम्स हो जाएगी। ये लगभग 4.5 गुना हो जाएगी, आप 4 गुना कर सकते हो, और इसका 4 गुना फिर से यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि 16 टाइम्स। तो जो यहाँ पर स्पीड होगी, ये लगभग स्पीड है 4 से 4.5 गुना हो जाती है, यहाँ पर इसका 4 या 4.5 गुना हो जाती है। क्योंकि सॉलिड मटेरियल की भी तो डेंसिटी तमाम सारे तरीके की होती है। अगर आपने स्टील ले लिया, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर स्टील ले लिया, वो भी सॉलिड है। आपने आयरन ले लिया, वो भी सॉलिड है। एल्युमिनियम ले लिया आपने, वो भी सॉलिड है। आपने कोई कांच का टुकड़ा ले लिया, ग्लास ले लिया, वो भी सॉलिड है। तो आप यहाँ पर कहोगे कि तो फिर ये वेरी करेगी उसी हिसाब से 16, मतलब काफी, इसके बजाय कई गुना भी ज्यादा हो सकती है। तो ये तो हमें एक राउंड फिगर में लिखा हुआ है कि एयर में जितनी भी स्पीड होगी, लिक्विड में उसका 4 गुना हो जाती है स्पीड। जैसे कि मान लीजिए एयर में हमने माना कि 330 के लगभग रहती है, तो यहाँ पर लगभग 4 गुना कर दीजिए इसका, तो लगभग हो जाएगा 1300 मान लीजिए, या 1400 के लगभग, ये हम लगभग लिख रहे हैं। इसका यहाँ पर आप लिखोगे तो 4 गुना लगभग 5000 या 5500 मीटर पर सेकंड हो जाए। तो मतलब इतना अंतर आ जाता है। एयर में लगभग ये 1400-1500 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, लिक्विड में अगर होगी तो 5500 या 5, 5500, 6000, वो डिपेंड करेगा इनकी डेंसिटी पे, मीटर पर सेकंड के हिसाब से होगी। मतलब सबसे ज्यादा सॉलिड में होती है। ये बात आपको समझ में आ गई है। अब हम थोड़ा सा इनके बारे में देख लेते हैं। तो ये सवाल यहाँ से ही एक सवाल बनता है, ये बताओ कि स्टील, एल्युमिनियम, आयरन, ये सब चीजें 4 चीजें दे रखी है, तो किसमें सबसे ज्यादा होगी। तो आप याद रखो इसको, ये फैक्ट है बेसिकली, एल्युमिनियम में मैक्सिमम होती है। तो ये एल्युमिनियम में मैक्सिमम है। इन जो चारों में लिखा हुआ उनकी बात करें तो, और इसके बाद अगर हम बात करें तो एल्युमिनियम के बाद फिर स्टील का नंबर आता है। ऑर्डर वाइज अगर हम लिखें तो दूसरा हो जाएगा स्टील, नंबर 1 एल्युमिनियम, तीसरा हो जाएगा आपका आयरन, चौथा इनमें से ग्लास हो जाएगा। इसको हम एक जगह पर अगर हम लिखें तो सबसे ज्यादा, क्योंकि 4 ऑप्शन कई बार आपको मिलेंगे, तो सबसे ज्यादा एल्युमिनियम में होता है। ये चारों ऑप्शन में आप देख लोगे और इसको याद रख लोगे, एल्युमिनियम में सबसे ज्यादा। फिर इसके बाद आयरन और स्टील दोनों दे रखे हो, तो आपको स्टील पे लगाना है कि स्टील में ज्यादा स्पीड होती है। फिर इसके बाद आयरन में होती है, और इसके बाद दूसरे सॉलिड, यानी कि यहाँ पर ग्लास दे रखा है तो ये ग्लास में हो जाएगी। यहाँ पर घटती हुई है, मैक्सिमम किस पे है, ये मैक्सिमम है एल्युमिनियम में, और यहाँ पर ग्लास में इसमें सबसे कम होगा। इस साइड से जब इस तरह चलोगे तो
साउंड की स्पीड घटती हुई प्रतीत होती है। तो ये तो हो गई आपके साउंड की स्पीड। साउंड के लिए क्या क्या चाहिए, यानी कि मीडियम की जरूरत है। थोड़ा सा और देख लेते हैं कि साउंड जो है इको करती है, उसकी प्रॉपर्टियों में आती है। अगर आप यहाँ पर खड़े होकर के और आपने कुछ बोला तो ये कोई दूसरा व्यक्ति सुन रहा है, लेकिन अगर मान लीजिए सामने कोई पहाड़ी है और इस तरीके से पहाड़ी है तो साउंड यहाँ तक जाएगी और इससे टकरा करके फिर आपको ये सुनाई देगी। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रतिध्वनि या इको बोलते हैं। इको या प्रतिध्वनि बोला जाता है। अब आप कहोगे प्रतिध्वनि तो वो होती है कि किसी पहाड़ी से ध्वनि टकरा करके हमारी ध्वनि हमें ही सुनाई दे, वो प्रतिध्वनि होती है। तो क्या उसकी डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, तो लगभग इन दोनों के बीच की मिनिमम डिस्टेंस जो होती है वो 16.6 मीटर होनी चाहिए। इतनी, किलोमीटर नहीं, मीटर, क्योंकि 16 किलोमीटर तो हमारी साउंड पहुंचना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। किलोमीटर अगर होगी तो बहुत ज्यादा दूर होता है, 16 किलोमीटर हमारी साउंड पहुंचना बहुत मुश्किल है। तो 16.6 मीटर या लगभग किताबों में दे रखा होगा 17 मीटर तो कम से कम होनी चाहिए। इससे कम है अगर तो फिर हमें इको सुनाई नहीं देगी। अगर कम होता, सोचो जरा, कम में भी अगर 1 या 2 3 4 5 मीटर में इको सुनाई देती तो हम लोग जो रूम में बोलते हैं तो वो बार बार हमें सुनाई देता। दिन भर हम कुछ बोलते वो हर बार हमारे कानों पे रिवर्स होकर के आता। यानी कि कम से कम दूरी चाहिए, इससे ज्यादा हो और अच्छी बात है। तो मिनिमम डिस्टेंस जो होती है इससे कम पर नहीं होगा। 17 मीटर लगभग अगर नहीं है तो उससे कम पे आप सोचो कि हमें उसकी प्रतिध्वनि यानी कि इको सुनाई दे जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो आपने देख लिया कि प्रतिध्वनि ऐसे होती है। एक पॉइंट यहाँ पर और आता है, प्रतिध्वनि हो गई। यहीं पर एक चीज हम ये देख लेते हैं कि साउंड की स्पीड जो थी आपने देखा 330 थी। एक फार्मूला होता है वेलोसिटी या साउंड की स्पीड इक्वल टू उसकी फ्रीक्वेंसी और इसके बाद वेवलेंथ उसकी। ये वेवलेंथ वगैरह हम लोगों ने देखा था, तो फिर से देख लेते हैं कि ये वेवलेंथ होती क्या है। वेवलेंथ का मतलब होता है, वेवलेंथ हमने लैम्डा से रिप्रेजेंट किया हुआ है और वेवलेंथ होता ये है कि एक कोई वेव एक पूरी कंप्लीट साइकिल चलने में, एक पूरी कंप्लीट साइकिल चलने में, कंप्लीट साइकिल कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, आप ये देखोगे कि इस साइकिल से अगर हमने स्टार्ट किया तो यहाँ तक पूरी कंप्लीट साइकिल हो जाएगी। एक कंप्लीट साइकिल चलने में जितना डिस्टेंस कवर करता है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो डिस्टेंस कवर होती है इसी को हम लोगों ने वेवलेंथ लैम्डा बोल दिया। एक कंप्लीट साइकिल में चली गई डिस्टेंस ही वेवलेंथ कहलाती है। अब आप कहोगे कि अच्छा ठीक है, तो हम अगर यहाँ से चलना स्टार्ट करते, इस पॉइंट से चलना स्टार्ट करते और यहाँ तक आए और ऐसे चल करके फिर हम यहाँ तक आ जाते तो भी तो हो जाता है एक पूरी कंप्लीट साइकिल। तो बिल्कुल बात सही। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसको हम लोगों ने वेवलेंथ बोला है। एक पॉइंट तो यहाँ तक क्लियर हुआ कि वेवलेंथ एक कंप्लीट साइकिल है, कहीं से भी आप स्टार्ट करते हैं। तो वेवलेंथ के लिए एक हम शॉर्ट में हम ये भी कह सकते हैं कि ये होते हैं हमारे, ये जो टॉप वाले होते हैं श्रृंग बोलते हैं। श्रृंग हिंदी में इनको हम लोग बोलते हैं श्रृंग, या इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्रेस्ट। और ये जो गहराई होती है इसको हम लोग बोलते हैं गर्त। गर्त में जाना इस तरीके से, ये गर्त है मतलब गहराई वाले पॉइंट है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रो बोलते हैं। तो ये अच्छा, यहाँ से हॉरिजॉन्टल से ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करता है इसको हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड ए। एम्पलीट्यूड यानी कि आयाम, ए को हम लोग बोलते हैं आयाम या एम्पलीट्यूड, यानी कि मैक्सिमम अपर डिस्टेंस या मैक्सिमम लोअर डिस्टेंस जो भी पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं अप डाउन, जो ये कवर की जाती है इसी को बोलते हैं लोग आयाम या एम्पलीट्यूड। तो यहाँ तक आपने ये सारी चीजें देख ली। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं कि वेलोसिटी तो हो गई। वेलोसिटी आपने मानी थी भाई 332 या 330 मीटर पर सेकेंड हमने देखी थी। इसके बाद कोई भी साउंड ले लो, आपको कोई भी साउंड का मतलब साउंड तो साउंड नहीं, हम जैसे बोल रहे हैं हमारी साउंड अलग तरीके की है, दूसरा व्यक्ति बोल रहा होगा उसकी साउंड अलग तरीके होगी, तीसरा बोलेगा उसकी साउंड अलग तरीके होगी। तो उस पर्टिकुलर व्यक्ति की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो उस तरीके से अलग अलग होगी। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कि लैम्डा इनका ये कांस्टेंट होता है। आप देखोगे कि फ्रीक्वेंसी और लैम्डा दोनों कांस्टेंट होते हैं। यहाँ पर एक चीज ये बता दें कि साउंड की जो फ्रीक्वेंसी होती है किसी भी मीडियम में जो फिक्स है, हमारी जो फ्रीक्वेंसी साउंड की वो वैसे ही रहेगी। किसी भी मीडियम में जब हमारी साउंड जाएगी तो फ्रीक्वेंसी फिक्स रहेगी, दूसरे व्यक्ति की जो भी साउंड की फ्रीक्वेंसी वो फिक्स रहेगी। बदलेगा क्या, वो वेलोसिटी बदलेगी और उसका वेवलेंथ बदलेगा। यहाँ पर जैसे ही वेलोसिटी बढ़ेगी वैसे ही वेवलेंथ बढ़ जाएगा, जैसे ही वेलोसिटी कम होगी वैसे ही वेवलेंथ कम हो जाएगा। तो आप ये देखते हैं कि जैसे ही हमारी साउंड एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, जैसे सॉलिड मीडियम में तो सबसे तेज होती है वेलोसिटी,
लेकिन जैसे गैसियस मीडियम में गई तो वेलोसिटी कम हो जाएगी। इसका मतलब उस समय साउंड की जो वेवलेंथ है वो कम हो जाएगी, साउंड की वेवलेंथ कम हो जाएगी। तो आखिर कौन सी चीज है कि जो नहीं चेंज होगी, वो है उसकी फ्रीक्वेंसी। अब आप कहोगे कि क्या दो व्यक्ति जब बात कर रहे हैं तो उनकी साउंड की फ्रीक्वेंसी सेम हो सकती है? हो सकती है। क्या होती है? ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। हो भी सकती है, वो नहीं भी हो सकती है। तो आप ये कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी किसी एक व्यक्ति के द्वारा जो साउंड जनरेट हो रही होगी उसकी फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट रहती है, वो किसी भी मीडियम में आप उस साउंड को यूज करें। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एयर नाइट्रोजन की भरी, दूसरे कमरे में भरी हुई है हाइड्रोजन, तीसरे में ऑक्सीजन, तो सबके डेंसिटी अलग अलग होने की वजह से आप ये कहेंगे कि वहां पर साउंड की फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, लेकिन वेलोसिटी बदलेगी और वेवलेंथ बदल जाएगी। यहां तक हमने ये बात सीख ली। तो इसी तरीके से हमने लाइट वाले चैप्टर में पढ़ा था कि फ्रीक्वेंसी, किसी भी लाइट रे की फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है, आप उसको किसी भी मीडियम में लेके जाएं। तो एक सवाल यहाँ पर ये तैयार होता है। तो याद रखना है कि फ्रीक्वेंसी इसमें से नहीं बदलती है, वेवलेंथ और वेलोसिटी बदलती रहती है। तो ये सवाल क्लियर होता है। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि आखिर पिच क्या होता है। पिच का मतलब क्या होता है, ये हम लोग बात करते हैं। और इसके बाद आते हैं, पिच का मतलब होता है हिंदी में तारत्व। इसके बाद आते हैं हम लोग लाउडनेस, इसको हम लोग शोर बोलते हैं। ये आखिर होता क्या है? पिच का मतलब डायरेक्टली रिलेटेड होता है हमारी फ्रीक्वेंसी से। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी और उतनी ही ज्यादा उसकी पिच होगी। आप ये कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति कितना महीन बोल रहा है, कितना वो मोटा बोल रहा है, तो उसको पिच बोलते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि लड़कियों की यानी कि फीमेल्स की पिच काफी ज्यादा होती है और मेल की पिच काफी कम होती है। इसका मतलब ये हुआ कि इनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है और मेल की जो साउंड होती है वो कम होती है। आप इससे ये पता लगा सकते हैं। आप एक शब्द में अगर हम कहें कि पिच का मतलब क्या होता है, पिच का मतलब होता है कि किसी भी साउंड का मोटा या पतला होना। मोटा और पतला होना, इसका मतलब उसका संबंध सीधे फ्रीक्वेंसी से होता है। फ्रीक्वेंसी अगर उसकी ज्यादा है तो वो पतली आवाज होगी, और अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो वो आवाज उसकी मोटी होगी। यहां तक तो बात क्लियर है। तो ये हो गया आपका पिच या तारत्व। इसके बाद हम बात करते हैं लाउडनेस। तो लाउडनेस का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए कोई फीमेल अगर बात कर रही है तो उसकी पिच तो ज्यादा है ही, लेकिन वो अगर मान लीजिए धीरे बात करे तो भी उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी है, और जब तेज बात करेगी तो भी फ्रीक्वेंसी उतनी ही रहेगी। क्योंकि किसी भी व्यक्ति के द्वारा जब बोला जाता है, साउंड जनरेट करा जाता है, तो उसकी फिक्स फ्रीक्वेंसी होती है, लेकिन उसकी जो साउंड की आवाज है वो ज्यादा या कम हो सकता है। तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं लाउडनेस। वो कितना तेज बोल रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं लाउडनेस से स्टार्ट करते हैं। लाउडनेस को नापने के लिए भी हमारे पास में एक यूनिट है जिसको हम लोग बोलते हैं डेसिबल। उसको हम लोग बोलते हैं डेसिबल। तो डेसिबल यूनिट होती है इसको नापने के लिए। इसकी एक बड़ी यूनिट भी होती है बेल। तो बेल जो होती है, आप ये कह सकते हैं कि बेल एक बड़ी यूनिट है। एक बेल में 10 डेसिबल होते हैं। डेसिबल को डीबी से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप बेल लिखो या डेसिबल लिखो। डेसिबल एक अच्छी खासी ऐसी यूनिट है कि वो सबको पता रहती है, तो डेसिबल आप यूज करेंगे। और ये छोटी यूनिट है क्योंकि ये काफी बड़ी यूनिट है। पॉइंट में आएगा जब इसमें मेजर करेंगे, तो इसमें क्या होता है कि पॉइंट डिजिट में रहता है और आप इसको आसानी से पढ़ने में भी आसान होता है। तो इसको डेसिबल डेली लाइफ में भी यूज होता है। अब हम बात करते हैं कितना डेसिबल हम लोग लाउडनेस को सहन कर सकते हैं। तो देखिए, वर्ल्ड के जो फोरम्स हैं, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने ये बोला है कि हमारे पास में 55 से लेकर के 45 तक की डेसिबल की साउंड सही है। मतलब 55 दिन में और 45 ये नाइट के लिए माना गया। तो ये है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है कि 45 नाइट में, क्योंकि नाइट में आसानी से हम सो सकते हैं, और 55 ये डे के लिए ये ठीक है। ये इतने डेसिबल की रेंज को WHO ने सही बोला है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि 120 जो होती है वो काफी हाई होती है, और ये कान को बेकार करने के लिए, पर्दे खराब करने के लिए इतना इनफ है। मतलब ये है कि अगर हम इंडस्ट्रीज में देखें तो 80 तक ये परमिसिबल है। इंडस्ट्रीज में 80 तक परमिसिबल है। अगर और थोड़ा सा देखें कि क्या 120 से भी ज्यादा हो सकती है, तो ज्यादा तो बहुत हो सकती है, 140 है, 100 और इससे भी ज्यादा हो सकती है। तो उससे क्या होगा कि हमारी हेल्थ को उससे नेगेटिव इंपैक्ट उस पर पड़ेगा। तो परमिसिबल तो 45 है, और अगर मान लीजिए उससे ज्यादा होता है तो हम ईयर प्लग का यूज कर सकते हैं। इंडस्ट्रीज में ईयर प्लग का यूज किया जाता है, कान में लगा लिया जाता है ईयर प्लग, उससे मशीनों की आवाज नहीं सुनाई देती है। इसके बाद 120 तक
तो काफ़ी परमिसिबल नहीं है, काफ़ी ज़्यादा होती है। 140 जो है रॉकेट या इस तरीके की चीज़ों के द्वारा जनरेट होती हैं। अब थोड़ा सा और बात कर लेते हैं कि ये तो हो गया आपका साउंड को मेजर करने के लिए। अब अगला हम स्टार्ट करते हैं आगे साउंड में कौन कौन सी चीज़ों का इफेक्ट पड़ता है। मान लीजिए हमने कहा कि साउंड में कौन कौन सी चीज़ों का इफेक्ट पड़ता है। एक हमारे पास में होता है टेम्परेचर। ये हमने रूम ले लिया और इस रूम में आप खड़े हुए हैं। इस रूम की कोई डेंसिटी होगी, मान लीजिए एयर है, इसका हमने टेम्परेचर नॉर्मल मान लीजिए जो भी था रूम टेम्परेचर था, और रूम टेम्परेचर से हमने इसका टेम्परेचर कुछ बढ़ा दिया। जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो आप कहोगे कि उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो बिल्कुल पड़ेगा। रूम टेम्परेचर जैसे ही हम 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उस कमरे में साउंड की स्पीड 0.61 मीटर पर सेकंड के हिसाब से बढ़ जाएगी। इसका मतलब है कि जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसी कमरे में साउंड की स्पीड इस रेट से बढ़ जाएगी। फॉर एग्जांपल किसी रूम का टेम्परेचर मान लीजिए कहा कि 25 डिग्री सेल्सियस है किसी रूम का टेम्परेचर, उसमें साउंड चलती है 330 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। टेम्परेचर हमने 1 डिग्री बढ़ा दिया और 1 डिग्री करके हमने कितना कर दिया, 26 डिग्री सेल्सियस कर दिया। 330 प्लस का 0.61 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। और आप ये कह सकते हैं कि 330.61 मीटर पर सेकंड अब स्पीड नई वाली हो जाएगी। तो ये कमरे का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ा दिया। तो आप ये कह सकते हैं कि जब भी आप 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो साउंड की स्पीड बढ़ेगी ही बढ़ेगी, कम नहीं होगी। तो जो ऑप्शन बढ़ने वाला होगा आप उसको लगाएंगे। तो आपने ये देख लिया टेम्परेचर का इफेक्ट क्या देख लिया। तो इससे ये कंक्लूजन निकला, जैसे ही आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे वैसे ही साउंड की स्पीड बढ़ जाएगी। आप यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो साउंड की स्पीड वो बढ़ जाएगी, साउंड की स्पीड वो बढ़ जाएगी। अगला है कि आपने रूम की या मटेरियल की डेंसिटी को बढ़ा दिया। मटेरियल की आपने डेंसिटी बढ़ा दी, आपने डेंसिटी बढ़ाई तो साउंड की स्पीड पर नो इफेक्ट, यानी कि कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद अगर हम लोग अगला है कि डेंसिटी के अलावा कमरे का प्रेशर बढ़ा देते हैं तो क्या प्रभाव पड़ेगा, तो भी उस पर साउंड की स्पीड पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। उसका फार्मूला होता है वैसे तो अगर हम देखते हैं V प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट प्रेशर डिवाइडेड बाय डेंसिटी। तो जितने हिसाब से प्रेशर बढ़ता है उसी हिसाब से डेंसिटी बढ़ जाती है, तो दोनों बराबर हो जाते हैं, तो वेलोसिटी पे कोई इम्पैक्ट पड़ता नहीं है। तो आप इसको देख सकते हैं कि डेंसिटी हम बढ़ाएं तो भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक ही साथ डेंसिटी ये बढ़ाएं, प्रेशर बढ़ाते हैं तो डेंसिटी बढ़ जाती है, क्योंकि तो कमरे के एयर को हम कंप्रेस करते हैं, प्रेशर बढ़ाते हैं तो डेंसिटी बढ़ेगी। डेंसिटी बढ़ेगी तो इस तरीके से दोनों सेम तरीके से ये अपने आप को कंपनसेट कर लेंगे और वेलोसिटी नहीं बढ़ती है, साउंड की वेलोसिटी नहीं बढ़ती है। अगला है अगर हम लोग क्या करते हैं कि मॉइस्चर वाले दिनों की बात कर लें, मॉइस्चर वाले दिन या नमी वाले दिनों की बात करें, जैसे कि मान लीजिए बारिश और गर्मी की बात करें, तो जब हम बारिश में होती क्या है कि बारिश में किसी भी एटमॉस्फेयर की डेंसिटी कम हो जाती है। बड़ी अजीब सी बात आप लोगों को लगेगी कि जब भी बारिश होती है तो एटमॉस्फेयर की जो मॉइस्चर है उसकी वजह से उसकी डेंसिटी बढ़ जानी चाहिए, लेकिन होता क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। रिजल्ट आता क्या है कि जब भी मॉइस्चर बढ़ता है सराउंडिंग में या एटमॉस्फेयर में तो एटमॉस्फेयर की डेंसिटी कम हो जाती है, और डेंसिटी कम हो जाती है तो अगर केवल डेंसिटी की ही अगर बात करी जाती तो आपने ये देखा था कि अगर डेंसिटी कम हो जाएगी तो वेलोसिटी बढ़ जानी चाहिए, केवल अगर डेंसिटी। अगर दोनों का कंबाइंड इफेक्ट होता है डेंसिटी और प्रेशर का तब तो नो इफेक्ट था, अभी हमने देखा। लेकिन केवल अगर डेंसिटी की बात होती तो क्या होता वो हम बात करते हैं। यानी कि आप ये कहो, सीधा सवाल ये पूछा जाएगा कि ये बताइए कि बारिश के समय पे जो भी साउंड हमें सुनाई देगी पहले के रिस्पेक्ट में बढ़ी हुई सुनाई देगी या कम सुनाई देगी। यह सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि मॉइस्चर जब ज़्यादा बढ़ जाता है, नमी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उस एटमॉस्फेयर पे या उस सराउंडिंग में साउंड की स्पीड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं कि क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसको आप बताएंगे। तो पहले हम बात करते हैं कि ये तो मालूम है कि वेलोसिटी जो है वो डेंसिटी के इन्वर्सली होती है। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि ये हो गया आपका कोई एटमॉस्फेयर, रूम ले लिया हमने, रूम में ये पार्टिकल्स थे और ये नॉर्मल डेज पे थे। नॉर्मल डेज यानी कि ह्यूमिडिटी इसमें नहीं थी। अब हमने क्या किया, बारिश इसमें करा दी।
पानी डाल दिया, यानी कि मॉइस्चर हमने बढ़ा दिया, और जैसे ही हमने मॉइस्चर बढ़ाया, ह्यूमिडिटी बढ़ाई, तो ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स थे वो क्या करते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं, और आपस में जब जुड़ते हैं तो ये वाली जगह खाली होकर के यहाँ पर आ गई, ये वाला जो मॉलिक्यूल है खाली होकर के इस पे जुड़ गया। ये मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, आपस में जुड़ करके एक नया मॉलिक्यूल बड़ा बना देंगे। ये आपस में मॉलिक्यूल मिल करके इस जगह को खाली करेंगे और यहाँ पर बड़ा बना देंगे। ये दोनों मिल करके हट जाएंगे और एक बड़ा, अब आप देख सकते हो कि इस यहाँ की डेंसिटी कैसी हो जाएगी, कम हो गई। तो डेंसिटी, इस सराउंडिंग की डेंसिटी कम होगी, यानी कि जब भी मॉइस्चर बढ़ता है तो डेंसिटी एटमॉस्फेयर की वो कम हो जाती है। कैसे कम हो गई आपने ये देख लिया। और जब डेंसिटी कम हो जाती है तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी। वेलोसिटी ऑफ साउंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डेंसिटी की। इसका मतलब ये हुआ कि जब मॉइस्चर बढ़ेगा सराउंडिंग में तो उसी सराउंडिंग में या उसी एटमॉस्फेयर में साउंड की स्पीड बढ़ जाती है। ये बात क्लियर होती है। तो आपने ये देख लिया कि जब भी हम लोग मॉइस्चर को बढ़ाएंगे तो साउंड की स्पीड जो होती है वो बढ़ जाएगी। ये पॉइंट आपने देख लिया। तो आपने ये देखा कि टेम्परेचर बढ़ाओ तो भी साउंड की स्पीड बढ़ती है, मॉइस्चर बढ़ाओ तो भी साउंड की स्पीड बढ़ जाती है। यहाँ तक अगर बातचीत क्लियर हो गई है तो ये एक छोटा सा सब टॉपिक था कि आखिर साउंड पे डिफरेंट चीज़ों का, प्रेशर है, टेम्परेचर है, इनका क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। अब हम साउंड में ही थोड़ी सी और चीज़ देख लेते हैं कि आखिर साउंड में कौन कौन सी साउंड हम सुन सकते हैं। तो उसको देखने के लिए हमारे पास में, सुनने के लिए हमारे पास में क्या होता है कि साउंड, ये हो गई आपकी साउंड की सीरीज। साउंड की फ्रीक्वेंसी के हिसाब से हमने इसको बनाया है और 3 तरीके की साउंड की वेव्स होती हैं, जिनमें से होती है सोनिक वेव्स। सोनिक वेव्स यानी कि श्रव्य तरंगे, इसको हम लोग बोलते हैं श्रव्य तरंगे। श्रव्य तरंगे यानी कि जो हमें सुनी जा सके। इसके बाद होता है सोनिक के बाद अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक होती हैं, और अल्ट्रासोनिक इसको हम लोग बोलते हैं पराश्रव्य। पराश्रव्य तरंग है। और इसके बाद होती है इंफ्रासोनिक। इसके बाहर जो होती हैं वो होती हैं इंफ्रासोनिक। इसके इस साइड में अल्ट्रासोनिक, इंफ्रासोनिक, इनको बोलते हैं हम लोग अपश्रव्य तरंग। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इनकी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से इनको बेसिकली डिसाइड किया जाता है कि अगर 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक, 20,000 हर्ट्ज तक, 20,000 को हम लोग 20 और किलो हर्ट्ज भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग किलो हर्ट्ज भी लिख सकते हैं। ये दोनों चीज़ें एक ही हैं। तो इतने की रेंज वाली जो चीज़ें होती हैं वो हम सब सुन सकते हैं हमारे, यानी कि आदमी के द्वारा, मानव के द्वारा ये सब सुनी जाती हैं। तो ये हो गया आपकी सोनिक या श्रव्य तरंगें। इससे आगे वाली वो हम नहीं सुन सकते हैं, लेकिन छोटे जीव जंतु सुन सकते हैं। छोटे जीव जंतु जैसे कि आप कह सकते हैं कि भाई डॉग है, बिल्कुल सुन सकता है, कैट है वो सुन सकती है, चमगादड़ है, ये सब सुन सकते हैं, ये सब सुन सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग इंफ्रासोनिक की बात करें तो बड़े जानवर, बड़े जानवर में कौन कौन से आते हैं, शेर है, चीता है, हाथी है, घोड़े हैं, ये सारे के सारे ये सब सुन सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि ये हो गए इंफ्रासोनिक वेव्स के बारे में बातें। इनका यूज कहाँ कहाँ पर करते हैं, बेसिकली इनका यूज कहाँ पर करते हैं इंफ्रासोनिक का, बैक्टीरिया को मारने के लिए, कीड़े मकोड़े भगाने के लिए इनका हम लोग यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें आपने देख ली कि आखिर श्रव्य तरंगें जो होती हैं 20 हर्ट्ज से या 20 किलो हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज तक की ही रेंज की हम सुन सकते हैं। इसके दोनों तरफ वाली हम नहीं सुन सकते हैं। और सुनने के लिए शेर या बड़े जानवर जो होते हैं वो इंफ्रासोनिक सुन सकते हैं, छोटे जानवर डॉग, कैट, चमगादड़ ये सब अल्ट्रासोनिक वेव्स को सुन सकते हैं। इनकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा होती है और इतनी ज़्यादा होती है कि जब भी बड़े रॉकेट चलते हैं तो इन पराश्रव्य तरंगों को जनरेट करते हैं। और अपने पीछे जैसे ये मान लीजिए रॉकेट जब चल रहे हैं तो इनकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है ये थोड़ा सा देख लो, इतने किलो हर्ट्ज। वैसे तो फ्रीक्वेंसी को हम लोग नापते हैं हर्ट्ज में, ये इसकी यूनिट होती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकेंड। तो नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकेंड, हमने कहा कि भाई 1 सेकेंड में हम यहाँ तक गए हैं, इतनी दूरी हमने तय कर ली है, 1 सेकेंड में हमें यहाँ से यहाँ तक हमें लगा हुआ है। तो आप बताओ नंबर ऑफ साइकिल्स, एक साइकिल यहाँ से यहाँ तक तैयार हो गई, फिर दूसरी साइकिल कंप्लीट करके यहाँ तक आ गई, फिर ये आधी, यानी कि यहाँ पर 2.5 साइकिल कंप्लीट हो गई।
तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि 2.5 हर्ट्ज, यानी कि नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकंड। तो 1 सेकंड में 2.5 साइकिल्स कंप्लीट कर ली है। अब आप सोचो कि 1 सेकंड में 20,000 अगर कर रहा है तो कितनी एनर्जी होगी उसमें। 20 हर्ट्ज तो काफी कम है, ये बहुत ज्यादा है। तो इससे ज्यादा वाली अगर मान लीजिए एनर्जी इनमें होगी तो ये रॉकेट वगैरह के पीछे से जनरेट होती है। रॉकेट आगे जा रहा होता है तो ये पहले छोटी तरंग जनरेट होती है, और जब ये आगे बढ़ती जाती है तो ये इस तरीके से इनकी ये बढ़ती जाती है, तो ये रेडियस इनकी काफी बढ़ती जाती है। और ये जो है शॉक वेव की तरीके से, मतलब इनका SHOCK, ये शॉक वेव की तरीके से ये काम करती हैं। और ये पीछे किसी बिल्डिंग में जाकर के टकराती हैं या किसी भी ग्लास की खिड़कियों से टकराती है तो ग्लास की खिड़कियां वगैरह टूट जाती हैं। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी ऐसी होती हैं जो कि रॉकेट से जनरेट होती हैं या काफी तेज चलने वाली चीजें, केवल रॉकेट से ही नहीं चल सकती हैं। इतनी स्पीड से अगर ट्रेन का इंजन चले तो उनसे भी जो परासर तरंगें जनरेट होगी उनसे भी शॉक वेव जनरेट होंगी और वो निकल करके पीछे आएंगी। जैसे मान लीजिए कभी भी मिलिट्री फायरिंग रेंज में हम देखते हैं तो मिलिट्री फायरिंग रेंज में काफी तेजी के साथ में धमाका होता है, तो उस धमाके से भी ये जनरेट होती है और शॉक वेव चलती चलती चली जाती है, खिड़कियों पर टकराती हैं, खिड़कियां टूट जाती हैं। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ तक देख ली। तो इस तरीके से आपका ये वेव, साउंड वेव के जो मेन चैप्टर्स, मेन पॉइंट्स थे वो हम लोगों ने कवर कर लिए हैं।